हेलो एवरीवन। अब हम लोगों को पता है कि बोर्ड के अंदर नेक्स्ट जो है हमारा क्लास 10 के अंदर साइंस का पेपर है सीबीएसई बोर्ड के अंदर। तो जल्दी से लाइव चैप्टर को रिवाइज कर देते हैं पूरा का पूरा, ताकि और मेन मेन टॉपिक ही करेंगे ताकि बच्चों को जो है सारी चीजें आ जाए और कैसे लिखना है वो भी पता चल जाए। तो लाइट के अंदर सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है कि पूरा लाइट दो चीजों में बटा हुआ है, एक है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। सो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? when the light bounces back to the same medium again। मान लो एक लाइट आई, दूसरे मीडियम से टकराई और वापस पहले मीडियम में ही गई। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एक मिरर है, ये मिरर है ना। अब मिरर ऑलवेज मीडियम टू होता है। मीडियम वन में से लाइट आई, इसको इंसिडेंट रे कहेंगे, मीडियम टू से टकराई, उसके अंदर नहीं गई है, मीडियम वन में ही चली गई। तो इस फिनोमिना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। व्हेन द लाइट बाउंसेस बैक टू दी सेम मीडियम अगेन, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अब एंगल्स भी चाहिए तो हम लोगों को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। ये रिफ्लेक्शन। तो उसी तरह से रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के अंदर भी दो मीडियम, मीडियम वन जिसमें से लाइट आई, बट यहां पर वो लाइट मीडियम टू के अंदर चली जाती है, ये इंसिडेंट रे आया। अब अगर मीडियम टू ना होता तो वो सीधी सीधी चली जाती, बट मीडियम टू होने की वजह से लाइट जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर देती है। दोनों के अंदर लाइट की स्पीड चेंज होती है, उसकी वजह से ये होता है। अगेन हमने नॉर्मल बनाया। अब वो डिपेंड करता है कि लाइट डायरेक्शन चेंज करेगी तो टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। वो डिपेंड करता है कि मीडियम टू पहले की कंपैरिजन में डेंसर है या रेयर। अगर मीडियम टू डेंसर है तो वो टुवर्ड्स दी नॉर्मल जाएगी, अगर मीडियम टू रेयरर है तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जाएगी। दोनों केसेस के अंदर लाइट ने अपनी डायरेक्शन तो चेंज कर ही ली। बस इसी फिनोमिना को कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन याद रखने के लिए मैंने एक तरीका याद रखवाया था। तीन क्वेश्चन याद रखने, क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ। क्या हुआ? चेंज इन द डायरेक्शन। किसके साथ? पाथ ऑफ द लाइट। किसके साथ हुआ? पाथ ऑफ द लाइट। कब हुआ? व्हेन लाइट passes from one transparent medium to another transparent medium। अगेन change in the direction path of light when it passes from one transparent medium to another transparent medium। this phenomena is called refraction of light, है ना। तो ये हमारे पास रिफ्रैक्शन हो गया। अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोनों में सिमिलर है, इसलिए दोनों को साथ साथ में कर रहा हूं। जब भी केसेस करवाऊंगा तो अलग ही करवाऊंगा, डोंट वरी। तो अभी हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखना दोनों फिनोमिना के अंदर एक लो रेज के लिए होता है और दूसरा लो एंगल के लिए होता है। रेज, यहां पर रिफ्लेक्शन के अंदर कितने रेज दिख रहे हैं आपको? ये एक इंसिडेंट रे, ये दूसरा रिफ्लेक्टेड रे, और तीसरी चीज कॉमन नॉर्मल, है ना। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे शुड लाई ऑन अ सेम प्लेन। वो तीनों चीजें एक ही प्लेन पर होनी चाहिए। सिमिलरली रिफ्रैक्शन के अंदर भी वही चीज है। देखो इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एंड इंस्टेड ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टेड रे शुड लाई ऑन अ सेम प्लेन। तो यहाँ पर भी सेम हो गया। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का रे वाला लो सेम ही है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन बोला है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन। दूसरा होता है एंगल्स के लिए। यहाँ पर कितने एंगल दिख रहे हैं हमको? दो, आई और आर सामने सामने है, तो इसी तरह से याद रख देंगे कि दोनों एंगल कैसे होते हैं? सेम। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आई इज इक्वल टू आर। यहाँ पर ये रहा आई और ये रहा आर, तो उसकी वजह से यहाँ पर एंगल का लो भी उसी तरह से बन जाता है। ऊपर नीचे है तो रेशियो से याद रख लो, आई अपॉन आर, बट फंक्शन लगता है साइन, साइन आई अपॉन साइन आर। क्या देता है हम लोगों को? कांस्टेंट। सो क्या बन गया? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन गिव्स अस कांस्टेंट क्वांटिटी फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दो मीडियम है ना, इसलिए गिवन पेयर ऑफ मीडिया, इस तरह से कहना। अब एक चीज ऑलवेज याद रखना, एग्जामिनेशन में लोज पूछे जाते हैं, बट जब भी याद रखना आप एंगल का लो लिखो तो स्टेटमेंट के बाद ये एक्सप्रेशन लिखना जरूरी है, ये चीज मत भूलना। आई होप कि इतनी चीज आप लोगों को लोज के बारे में समझ में आ गई। अब हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ इमेजेस एंड रूल्स ऑफ रेज, मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस के लिए, तो उसके लिए स्फेरिकल सरफेसेस और ये सब समझना है। तो चलिए समझते हैं, पर सबसे पहले टाइप्स ऑफ इमेजेस समझते हैं। दो तरह की इमेज होती है, एक होती है रियल इमेज जो कि सच में स्क्रीन के ऊपर मिलती है। स्क्रीन कैन बी एनीथिंग, बेटा याद रखना, सिर्फ पर्दा ही नहीं होता, वॉल हो सकती है, एयर पार्टिकल्स हो सकते हैं, कहीं पर भी बन सकती है, ठीक है। तो रियल इमेज ऑलवेज स्क्रीन के ऊपर अपीयर होती है, और रियल इमेज ऑलवेज याद रखना ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में उल्टी ही मिलती है, इन्वर्टेड होती है। दूसरी तरफ है वर्चुअल इमेज जो सच में नहीं होती, ऐसा लगता है कि है ना।
पर वो ऑलवेज सीधी ही मिलती है और वो कभी स्क्रीन के ऊपर अपीयर नहीं होती। ठीक है, तो हमारे पास दो तरह की इमेज होती है, रियल एंड वर्चुअल। रियल ऑलवेज कैसी होती है, उल्टी। मान लो कि यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनी, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन में उल्टी बनी। वो कहीं पर भी बने, यहाँ पर बने, यहाँ पर बने, कहीं पर भी। उल्टी बनी, यहाँ पर बने, कहीं पर भी बन सकती है। अगर उल्टी बनी मतलब कि ये रियल इन्वर्टेड, याद रखना ये वर्ड साथ में ही आता है, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। रियल इन्वर्टेड। और दूसरा वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट मतलब क्या, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और इमेज जो है वो कहीं पर भी ऊपर बने, कहीं पर भी ऊपर बने, तो वो क्या हो गई, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी, और सीधी इमेज जो है वो सच में कभी भी स्क्रीन के ऊपर अपीयर नहीं होती, ये चीज याद रखना। तो दो तरह की इमेज होती है हमारे पास, रियल एंड वर्चुअल। रियल ऑलवेज उल्टी होती है, वर्चुअल ऑलवेज इरेक्ट होती है। इतनी चीज होगी। अब हम लोग इसको जानते हैं स्फेरिकल सरफेस के बारे में। अब कोई भी ये जो स्फेरिकल मिरर है वो बनते कैसे, तो मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, तो सर्कल का कहीं पर कोई सेंटर है ना, मान लो कि ये उसका ये सेंटर है, इसका मतलब ये सेंटर से ये लेकर यहाँ तक उसकी क्या होगी, रेडियस होगी, है ना। तो इस सेंटर से कर्वेचर कहते हैं और इस रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और ऑलवेज याद रखना बेटा, सेंटर का हाफ क्या होता है, सेंटर का हाफ होता है बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि ये फोकल लेंथ, इस लेंथ को कहते हैं फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ और रेडियस की हाफ होती है। अगर ये समझा रहा ध्यान देना, मान लो कि ये सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर में तो ये क्या होगी, रेडियस होगी, और सेंटर का हाफ क्या होता है, फोकस होता है। मतलब रेडियस की हाफ क्या होगी, फोकस होगी। समझ में आ गया। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई कि ये सर्कल हुआ, ये सेंटर हुआ, ये फोकस हुआ। इतनी चीज हम लोग उसको बताता ही चाहिए। अब रूल्स ऑफ रेस क्या है, मान लीजिए सेंटर है और ये फोकस है, रूल्स ऑफ रेस क्या है, बहुत चीज है। क्या कहते हैं, अगर कोई भी रे पैरेलल जाए, किससे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाए, तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस पर मिलता है। ऐसे में जब रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाता है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर अगर कोई रे जो है, ये फर्स्ट वाला बता दूं, पैरेलल है तो कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा, एरोस बनाना। ठीक है, दूसरी चीज, ये फोकस सेंटर, कोई भी इसे सीधा अगर सेंटर से जाता है बच्चा, तो वो सेंटर से ही वापस आता है। आया समझ में, ये चीज याद रखना कि फोकस इस सेंटर से, तो क्या कहते हैं, ये सेंटर से गया, मतलब से बचला, तो सेंटर से ही वापस आएगा। तीसरा रूल क्या कहता है, ये फोकस है, ये सेंटर है। जैसे कि फर्स्ट रूल में क्या था, पैरेलल जाएगा तो फोकस से आएगा। थर्ड रूल ये कहता है कि अगर फोकस से जाएगा तो पैरेलल, ये चीज याद रखना। आया समझ में, फोकस सेंटर, अगेन क्या, पहला रूल पैरेलल तो फोकस से, दूसरा रूल सेंटर तो सेंटर से, और तीसरा रूल फोकस तो पैरेलल। आई होप इसी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ये तीन रूल के ऊपर ही चीजें हैं। अभी फर्स्ट रूल क्या कहता है, पैरेलल फोकस। दूसरा रूल सेंटर तो सेंटर से ही। तीसरा रूल क्या कहता है, फोकस तो प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, आई होप इसी चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ही हम इसकी चीज को इस तरह कर सकते हैं। रूल सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि फर्स्ट रूल कंपल्सरी। ठीक है, सेकेंड या थर्ड से आपकी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आप रूल यूज कर सकते हो, वो जैसे अपन आगे रखते हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब कॉन्केव से के केसेस से ही शुरू करते हैं। अपन के पास यहाँ पर मैंने ले लिया एफ, ये है हमारे पास सी। कितनी जगह पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑन सी, ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट रखेंगे ऑन एफ, इसको कहते हैं पोल, ऑब्जेक्ट रखेंगे बिटवीन एफ एंड पी। इतने केसेस हम लोगों को करने हैं अलग अलग। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पहले केसेस से, बियॉन्ड सी। इन्फिनिटी वाला हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। ये एफ, ये सी। ओके, अब यहाँ पर हमने रखा ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी। तो रूल्स को ही फॉलो करना है। पहला पैरेलल गया, वो कहाँ से गया, फोकस से। और दूसरा कहाँ से भेजेंगे, सी से। ये सी है, मान लो ये सी से गया, तो सी से गया तो कहाँ से रिटर्न होगा, सी से ही रिटर्न होगा। यहाँ पर हमारे पास इमेज बन गई। कैसी इमेज बनी, देखिए, स्मॉल, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब वो कैसी है, रियल इन्वर्टेड। कहना कुछ नहीं है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड टाइप एंड साइज, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा, बियॉन्ड सी। पोजीशन ऑफ इमेज किसके बीच में आई, बिटवीन सी एंड एफ। नेचर एंड टाइप क्या हो गया हमारे पास, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे है, रियल इन्वर्टेड अभी पढ़ा था ना हम लोगों ने। एंड साइज कैसी हो गई हमारे पास, स्मॉल। खत्म काम। अगेन एक बार मैं बता दे रहा हूं, ये फोकस, ये सेंटर, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, पैरेलल गया, फोकस से गया, दूसरा सी से गया, सी से ही रिटर्न हुआ, ये हमारी इमेज बन गई, काम खत्म।
अब ऑन सी वाले केस से पहले मैं आपको बिटवीन सी एंड एफ वाला केस करवा देता हूँ, ठीक है। इसको वैसे ही रखता हूँ यहाँ पर ताकि आपको पता चले कि जैसे चीज करी थी हमने, ये हमारे पास एफ, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया ये सी, और यहाँ पर हमारे पास जस्ट हम थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं, एफ, ये सी, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, बिटवीन सी एंड एफ रखा, ठीक है। क्या करेंगे, पहला रूल जैसे कि इसमें करा था, पैरेलल भेजा फोकस से गया था ना, यहाँ पर भी ये पैरेलल भेजा कहाँ से गया, फोकस से, ठीक है। अब दूसरा सी से भेजना है, सर सी से कैसे भेजे, थोड़ा सा मिरर को बड़ा कर दो, है ना, फोन के मिरर को इस तरह से बड़ा कर दो। अब यहाँ से सीधा खींच लो सी से इस तरफ। एक चीज याद रखना, बच्चे जो है ना गलती से ये भूल जाते हैं कि ये लाइन भी खींचनी है, क्योंकि वो सी से जाएगा तो सी से ही रिटर्न होगा ना, तो इस तरह से करना है। ये सी से क्या, प्रिंसिपल एक्सिस को भी थोड़ा लंबा कर देते हैं अपन। ओके, कहाँ पर मिले हैं, तो आंसर है ये बहुत सी से बहुत दूर और नीचे की ओर मिले हैं दोनों के दोनों रेस, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास बियॉन्ड सी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड टाइप एंड साइज। जल्दी से बताइए बच्चों, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, है ना, पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड सी, नेचर एंड टाइप रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसी है हमारे पास, लार्ज। अभी के लिए स्मॉल लार्ज इस तरह से भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब एक चीज समझो, वापस मैं ड्रॉ करके देता हूँ आपको सारी चीजें। कैसे रखा था हमने यहाँ पर, ये एफ, ये क्या हो गया हमारे पास, ये सी, हो जा हो जा हो जा, हाँ, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट पैरेलल गया कहाँ से गया, फोकस से, है ना। दूसरा कहाँ से भेजना है, सेंटर से, तो पहले ये खींच लो सेंटर से, मेरे को थोड़ा इस तरफ लंबा कर दो, बट ये लाइन करना मत भूलना, ठीक है। अब प्रिंसिपल एक्सिस लंबी करके यहाँ पर ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अगेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। तो आई होप कि ये दोनों केसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा केस अपन को करना है ऑन एफ वाला। तो ऑन एफ वाले केस के लिए ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ पर हमारे पास एफ, यहाँ पर करना सेम ही है, कोई चेंज नहीं है। ऑब्जेक्ट को ऑन एफ रखा, ये पैरेलल गया, ये कहाँ से जाएगा, फोकस से, दूसरा कहाँ से जाएगा बेटा, सेंटर से, पर यहाँ पर इसको टच करना ही पड़ेगा। अब ऑन एफ पर रखोगे ना बेटा, अगर प्रॉपरली आपने डिस्टेंस लिया हुआ है तो दोनों रेस कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड टाइप एंड साइज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑन है। पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पर मिलेगी, पैरेलल है, कहीं पर नहीं मिलेगी, मतलब कि नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट पर मिलेगी। नेचर एंड टाइप कहीं पर भी मिलेगी, देखेगी तो नीचे ही, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड। एंड साइज कैसी हो जाएगी, अगेन लार्ज, जैसे कि मैंने अभी बोला, लार्ज स्मॉल की तरह ही याद रखो, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास एफ वाला केसेस। न्यूमेरिकल के अंदर पूछने के चांसेस कम होते हैं, क्यों, इनफाइनाइट है। आया समझ में। फाइनली अब हम लोगों को जो लास्ट केस करना है कॉनकेव का, वो है हमारे पास कौन सा, बिटवीन एफ एंड पी। ये सी, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट सेम ही चीज करनी है, ये एफ से गया, ये दूसरा सी से गया। अब अच्छी तरह से देखो ना, तो ये एफ पर था ना, तो पैरेलल हो रहे थे, ये दूर जा रहे हैं। अगर दूर जा रहे हैं तो हम उसको आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे। ये देखिए आगे की ओर एक्सटेंड करा, यहाँ पर मिल गया हमारे पास, है ना, मतलब कि ये तो इमेज ऊपर मिली, ऊपर मिली मतलब ये कैसी है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड टाइप एंड साइज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, पोजीशन ऑफ इमेज कैसी है, पोजीशन ऑफ इमेज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ये चीज है। नेचर एंड टाइप वर्चुअल एंड डायरेक्ट, ऊपर है ना, और साइज कैसी हो गई हमारे पास, लार्ज। बच्चा आई होप कि इतनी चीज समझ में आ गई होगी। कैसे करा हम लोगों ने, वापस कर लेते हैं सारी चीजें। एफ सी, ये पोल, ये ऐसे गया, ये सी से इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया, काम खत्म। ठीक है, स्केल से करना आप लोग, मैं तो जल्दी जल्दी में आपको समझाने के लिए इस तरह से कर रहा हूँ। आई होप कि इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी, ठीक है। चले अभी आगे बढ़ते हैं कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स का बेटा, कॉन्वेक्स में आप कहीं पर भी रखो, एफ है सी है, यहाँ पर भी इस तरफ आपको एफ एंड सी कॉन्वेक्स में बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इमेज जो है सामने की ओर रखी है। इसका एक ही केस होता है, आपका मन करे वहां पर ऑब्जेक्ट को रखो। देखो अब ये डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये इस तरफ भेजेगा, बट पैरेलल तो फोकस से जाना चाहिए, तो उसको एक्स से एक्सटेंड करो कि वो कहां पर जाए, फोकस पर। और दूसरा सीधा सी पर ले लो, यहाँ से ऐसे करके सीधा कहां पर ले लो, सी पर। ये मिली इस रे को, मिरर के पीछे वाली रे को डॉटेड लाइन से बनाना। देखो यहाँ पर मिले हमारे पास, इमेज कहां पर मिली है, ऊपर की ओर, कैसी है, छोटी। अगेन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड टाइप एंड साइज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या पर है हमारी, एनी। कॉन्वेक्स के लिए एनी, यहाँ पर तो बिटवीन सी एंड एफ है, बट वो एनी हो सकती है। पोजीशन ऑफ इमेज वहीं पर आएगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या रहेगी, बिहाइंड दी मिरर। नेचर एंड टाइप वर्चुअल एंड इरेक्ट, एंड साइज हो गई हमारे पास स्मॉल। बच्चा कहीं पर भी रखो, चलो मान लो इसकी जगह पर मैंने ये एफ है, ये सी है, ये बियॉन्ड सी रख दिया, ये ऐसे गया,
एक्सटेंड करा, ये डॉटेड लाइन, ये एफ है, ये क्या है हमारे पास सी, दूसरा कहाँ से गया सी से, ये यहाँ पर इमेज बन गई सीधी। समझ में आ गया? ये चीजें याद रखना। स्फेरिकल का एक ही केस होता है, तो आई होप कि ये जो स्फेरिकल का कॉन्वेक्स का एक ही केस होता है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए बेटा, सारे केसेस मैंने यहाँ पर एक साथ दिखा दिए। मेनली ये वो केस है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखने, इसी में से आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे और ये बहुत इजी होता है। देखो केस पहचानना कितना इजी है। कौन से केस याद रखने हैं? सबसे पहला केस ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, दिख रहा होगा आपको, तो बिटवीन सी एंड एफ बनी। दूसरा केस ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, तो बियॉन्ड सी बना। और तीसरा केस ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, ये क्या है? पी है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। और कॉन्वेक्स का एनी केस। तो अच्छी तरह से देखिए, चार ही केस में सब कुछ हो जाता है। बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन एफ एंड पी एंड एनी। ये तो कॉन्वेक्स का एनी ही है, तो एनी सीधा हो जाता है। अब अच्छी तरह से एक चीज नोटिस करिए बेटा, यहाँ पर दो इमेजेस ऐसी है जो कि लार्ज है, इमेज की बात कर रहा हूँ, दो इमेज ऐसी है जो कि स्मॉल है। देखिए यहाँ पर ये इमेज स्मॉल है और ये इमेज स्मॉल है। दोनों स्मॉल इमेज में फर्क क्या है? एक कॉनकेव से बनी है और दूसरी कॉन्वेक्स से बनी है। कॉनकेव वाली कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड है, और कॉन्वेक्स वाली कौन सी है? वर्चुअल एंड डायरेक्ट। अगर आपको सीधा ऐसे बोल दे कि स्मॉल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो स्मॉल तो दो हो गई, वर्चुअली डायरेक्ट मतलब यही केस रहा बेटा, सीधा पता चल जाता है। आपको सिर्फ दो हिंट चाहिए। मैं बोलूं स्मॉल एंड रियल इन्वर्टेड, तो सीधा हो गया, ये आपको सीधा पता चल जाता है। उसी तरह से लार्ज के भी दो ही केस है। देखिए, एक ये वाला केस जिसके अंदर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, और दूसरा एफ एंड टी वाला, है ना? तो सीधा पता चल जाता है। मतलब दो केस आपके स्मॉल के, दो केस आपके लार्ज के। मैं बोलूं इमेज इज लार्ज एंड नॉट अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन, इमेज इज लार्ज, कहां पर इमेज लार्ज? ये दो है, नॉट अपीयरिंग, अपीयर नहीं हो रही है, वर्चुअल इरेक्ट कौन सा है? ये वाला। सीधा पता चल जाता है बच्चा। इसी चीज को नंबर से भी आपको पता चल जाता है। नंबर, ऑब्जेक्ट को यू से डिनोट करते हैं, इमेज को वी से, और फोकल लेंथ एफ से। तीन चीजों चाहिए आप लोगों को। अब आपको बोल दिया, मान लो फोकल लेंथ 10 है, इसी केस की स्टडी करते हैं। ये देखो, मतलब ये डिस्टेंस 10 है, इसका मीनिंग ये हुआ कि सेंटर कितना हो गया? 20। अब मान लो मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट जो है, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो है 25 पर, मतलब 20 से तो दूर ही हुआ। ऑब्जेक्ट 25 पर है, मतलब 20 से तो दूर ही हुआ, मतलब ऑब्जेक्ट कहां पर है? बियॉन्ड सी वाला केस, सीधा पता चल जाता है। समझ में आ गया? हाँ, साथ साथ में ये भी बोला होना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स भी हो सकता है, तो ये बोला होना चाहिए इमेज रियल इन्वर्टेड है या इस तरह से। तो ये नंबर से पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। ठीक है। दूसरी चीज अच्छी तरह से देखो। मान लो कि कई बार, अब एक चीज ऑलवेज याद रखना, जो ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट का रेशियो होता है ना, वही उसके डिस्टेंस का रेशियो होता है। कहने का मीनिंग ये है कि जो छोटा वो नजदीक, जो बड़ा वो दूर। यहां पर देखिए, इमेज छोटी है तो मिरर से नजदीक है विद कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, है कि नहीं? ऑब्जेक्ट बड़ा है तो वो दूर है। यहां पर ऑब्जेक्ट नजदीक है तो वो छोटा है, और इमेज दूर है तो बड़ी है। समझ में आ गया? जो दूर वो बड़ा। मान लो कि मैंने बोल दिया ऑब्जेक्ट जो है वो 50 सेंटीमीटर है और इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर है बेटा, तो इस डिस्टेंस से ही पता चल जाता है कि कौन बड़ा कौन छोटा। इमेज कैसी हो गई? छोटी। छोटी इमेज होने के सिर्फ दो केस है, या तो ये या तो ये, सीधा पता चल जाता है। आपको फाइंड करने को बोले फोकल लेंथ फाइंड करो। अगर इमेज अपीयर हो रही है स्क्रीन के ऊपर, रियल इन्वर्टेड है, मतलब कौन सा केस है ये? मान लो ऐसे बोला वर्चुअल इरेक्ट है, तो कौन सा केस है ये? सीधा बेटा पता चल जाता है। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब बेटा बात कर लेते हैं साइन कन्वेक्शन की। ऑब्जेक्ट यू है, जस्ट अ मिनट। हाँ, ऑब्जेक्ट जो है वो किससे डिनोट होता है? यू, इमेज वी और फोकल लेंथ है। जब भी अपन वैल्यू पुटअप करें ना, तो साइन के साथ करनी होती है। टेंथ के लिए तो चल जाता है कि लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव और राइट साइड वाला पॉजिटिव, बट मैं आपको एक बेसिक चीज बताता हूँ, साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज याद रखना, ऑब्जेक्ट कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट ऑलवेज कैसा रहेगा? नेगेटिव। देखो, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव, मतलब यहाँ पर सारी चीजें देखो लेफ्ट साइड ही, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड है। आपने जो फर्स्ट रूल में फोकस यूज करा ना, वो भी कैसा है? लेफ्ट साइड ही है। और आपकी इमेज भी लेफ्ट साइड ही है, ये वाली लेफ्ट साइड, ये वाली कौन सी साइड? राइट साइड, है ना? तो ये सब लेफ्ट साइड है, मतलब ये सब कुछ कैसा हो गया? नेगेटिव। तो इस केस में सब कुछ कैसा हो गया? नेगेटिव। अब इस केस में भी देखो अच्छी तरह से, यहां पर बोला है यू, वी एंड एफ। ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज नेगेटिव ही रहने वाला है। इमेज भी देखो लेफ्ट साइड ही है, कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। मिरर से लेफ्ट साइड देखना है, या लेफ्ट या राइट। और ये सारे रूल्स जो है वो लेंसेज के लिए भी सेम ही रहते हैं। फोकल लेंथ भी आपने फर्स्ट रूल में यही वाली यूज करी, मतलब वो भी कैसी हो गई? नेगेटिव। इस केस को देखो, यू, वी एंड एफ। ऑब्जेक्ट तो नेगेटिव, आंखें बंद करके देख लो, पर इमेज सामने की ओर आई है। देखो, इमेज सामने की ओर है तो इमेज कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव। फोकल लेंथ आपने फर्स्ट रूल में यही वाली यूज करी है,
मतलब कैसी आ जाएगी, वो भी नेगेटिव। यहाँ पर देखिए यू वी एंड एफ, ऑब्जेक्ट कैसा है आपके पास, ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज नेगेटिव, आंखें बंद करके। इमेज सामने की ओर आई है तो सामने की इमेज कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। अब अच्छी तरह से देखिए, आपने जो फोकल लेंथ यूज करी है ना, ये सच में ये ऐसे जाता है ना, ये जो फोकल लेंथ यूज करी ना वो सामने वाली यूज करिए, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव। तो इस तरह से देख लेना। सिंपल एक जो है टीचर्स आपको ट्रिक बताते हैं कि कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों नेगेटिव एंड पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो ये है केसेस। चलो अब न्यूमेरिकल के ऊपर फोकस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दिया गया है, कॉनकेव मिरर। देखो मिरर का तो सीधा नाम ही बता दिया, रियल इमेज बना रहा है वो भी बता दिया। इमेज का डिस्टेंस कितना है, 15। सबसे पहले तो गिवन लिख लो, इमेज कितनी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना दिया है हमारे पास, ऑब्जेक्ट है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोकल लेंथ फाइंड करनी है। एक चीज ऑलवेज याद रखना, साइन कंपलसरी लगानी है, एक बार केस पता चल जाना चाहिए। देखो यहाँ पर देखो, इमेज 15 है, ऑब्जेक्ट 10 है, मतलब इमेज बड़ी है। इमेज बड़ी है, रियल इन्वर्टेड, मतलब ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी, है ना। ये एफ, ये सी, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ये वाला केस है ना। ये इमेज बियॉन्ड सी जो आ रही थी ना हमारी, ये वाला केस है। आई होप आप ठीक से ड्रॉ करना बच्चा। ओके, ये वाला केस है। तो अब लगानी है हम लोगों को साइन। ठीक है, यू वी एंड एफ। ऑब्जेक्ट तो ऑलवेज नेगेटिव ही होता है, इमेज भी इसी तरफ से कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी कैसी हो गई, नेगेटिव, क्योंकि फर्स्ट रूल में हमने यही यूज करी। एक बार इतनी चीज हो जाए, बाद में न्यूमेरिकल कैलकुलेट करो, है ना। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/v। याद रखना, लेंस और मिरर में सिर्फ इतना फर्क है, मिरर में यहाँ पर प्लस आया, लेंस में माइनस आया। ओके, 1/f फाइंड करना है। साइन के साथ वैल्यू रखो, इमेज कैसी है, नेगेटिव, वैल्यू कितनी है 15, माइनस 15 प्लस ऑब्जेक्ट कितना है हमारे पास 10, नेगेटिव माइनस 10। अब सिंपल चीज है, एलसीएम से कर तो सकते हो, 1/f इज इक्वल टू 1/-15 प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 10 कर दिया। 1/f इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं अपन, 10 1 जा 10 माइनस 15 1 जा -15 अपॉन -150, है ना। 1/f इज इक्वल टू, अब सीधा कर सकते हो, ये 25 माइनस माइनस प्लस हो गया 25, और यहाँ पर -15 150, तो 1/f इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 25 अपॉन -150। बट ये तो 1/f है, अपन को f चाहिए। f इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, -150 अपॉन 25। कितने से कट गया, 6 से। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई हमारी, 6 सेंटीमीटर, बट माइनस की साइन के साथ। और ये वेरीफाई भी कर लो, देखो फोकल लेंथ भी कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव। तो कैलकुलेशन से पहले ही पता है कि आपका आंसर कैसा आने वाला है, नेगेटिव। आई होप कि इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, कैसा है देखते हैं। अब देखिए इस केस के अंदर हमें बोला गया है, ऑब्जेक्ट दे दिया गया है 27, अरे कॉन्वेक्स मिरर भी दे दिया गया है और फोकल लेंथ भी दे दी है। सबसे पहले गिवन करेंगे, गिवन के अंदर हमारे पास यू वी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कितना दे दिया है हम लोगों को, 20 सेंटीमीटर। वी फाइंड करना है, फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, 15 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ पता है तो सेंटर भी पता चल गया। सेंटर कितना है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर। ये चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई देख नहीं, क्योंकि कॉन्वेक्स है तो जरूरत नहीं है। कॉन्वेक्स में तो कहीं पर भी हो, एफ सी मन करे वहां पर, है ना। कहाँ पर इमेज आती है, ये सामने वाला एफ, ये सी, ये इस तरफ गया, और यहाँ पर देखो इमेज ड्रॉ करने से ही पता चल जाता है आपकी साइन। साइन क्या है हमारे पास, यू वी एंड एफ। ऑब्जेक्ट ऑलवेज नेगेटिव, इमेज सामने की ओर है पॉजिटिव, फोकल लेंथ सामने वाली ली है पॉजिटिव। अब बस वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/, फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव, कितनी दी है 15, लिख दिया 15 इज इक्वल टू 1/v फाइंड करना है, प्लस 1/ ऑब्जेक्ट कितना है नेगेटिव, और 20 रख दो यहाँ पर -20, -20 सामने आ गया। 1/v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, 1/15 प्लस 1/20। 1/v इज इक्वल टू 20 प्लस 15/15 टू द 30, 300। क्या कर देंगे अपन, 1/v इज इक्वल टू 35/300। पर बच्चा हम लोग को पता है कि 1/v नहीं चाहिए, अपन को तो v चाहिए। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, 300/35। करिए 2 सेंटीमीटर के अंदर कितना आएगा, 8.57 समथिंग। कितना आ गया अभी हमारा, 8.57 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। चलो अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशंस की, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन की। याद रखना न्यूमेरिकल के अंदर कई बार कॉन्वेक्स मिरर की जगह पर वो इस तरह से बोल देते हैं, टॉर्च लाइट
के अंदर जो टॉर्च लाइट रिफ्लेक्टर के अंदर जो मिरर यूज होता है उस तरह से भी बोल सकते हैं। तो एप्लीकेशंस जो है वो बहुत पूछी जाती है, याद रखना। कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन क्या क्या होगी? डेंटिस्ट मिरर, एंड देन बर्निंग मिरर, टॉर्च लाइट रिफ्लेक्टर, हेड लाइट ऑफ कार। याद रखना हेड लाइट है कार का, रेयर व्यू मिरर नहीं है, हेड लाइट ऑफ कार, सोलर कुकर। कॉन्वेक्स मिरर के अंदर स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर, यहां पर क्या था कॉनकेव के अंदर? टॉर्च लाइट रिफ्लेक्टर। कॉन्वेक्स के अंदर स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर, रेयर व्यू मिरर जो कि साइड में लगे हुए होते हैं, एंड पार्किंग और सर्वेलेंस मिरर। सो दीज आर द एप्लीकेशन। अब बात करते हैं बच्चा हम लोग लेंसेज की। जैसे हम लोगों ने मिरर में करा, लेंस में भी सेम ही है। चलिए अब बात करते हैं लेंसेज की। लेंसेज के अंदर भी सेम केस, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, बिटवीन सी एंड एफ, ऑन एफ। यहाँ पर सी की जगह पर 2F लिखते हैं क्योंकि सी जो है वो एफ का डबल होता है ना, ठीक है ना, एफ टू एफ। आप सी भी लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है केस वही, बियॉन्ड सी, ऑन सी, बिटवीन सी एंड एफ, ऑन एफ, एंड बिटवीन एफ एंड पी की जगह पर यहाँ पर वो होता है FN O। ठीक है। रूल्स ऑफ रे तो मिरर की कंपैरिजन में भी इसमें कुछ नहीं करना, पैरेलल हो तो सामने वाले फोकस पर भेज दो, और दूसरा कहाँ से भेज दो? सीधा ऑप्टिकल सेंटर से। बस यही चीज आपको करनी है, ठीक है ना, हर एक केस के अंदर। तो चलिए केसेस शुरू करते हैं इसके अंदर। ये हमारे पास F, ये C, ये F, ये C, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, पैरेलल गया कहाँ से जाएगा? फोकस से। दूसरा कहाँ से लेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ पर आया हमारा? बिटवीन C एंड F। ये थोड़ा सा ठीक से कर लेते हैं, जस्ट मिनट। ये F, ये C, ऑब्जेक्ट जल्दी जल्दी में थोड़ा हो जाता है ऐसा। ये पैरेलल गया ये फोकस से, और दूसरा कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। ये आ गया हमारा बिटवीन C एंड F। देखा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C तो इमेज बिटवीन C है ना, ठीक है ना। दूसरा केस ये बिटवीन C है ना, तो कहाँ पर आना चाहिए? F C बियॉन्ड C। ये पैरेलल गया इस तरह से, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से कहाँ पर आ गया? बियॉन्ड C। ऑन F पर देखो पैरेलल हो जाएगा, ये F, ये C, ये पैरेलल गया, ये F, ये C, ऑन F पर कैसा हो जाएगा? पैरेलल। ये दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ही भेजना, देखो पैरेलल। बिटवीन C F एंड O वो सबसे जरूरी होता है। ये O है, यहाँ पर पैरेलल करा, ये F, ये C, देखो ये पैरेलल गया, वो कहाँ से गया? फोकस से, और दूसरा ऑप्टिकल से। देखो दूर जा रहा है, इसका मीनिंग जैसे उसमें किया था इसमें भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये एक्सटेंड करा, ये यहाँ पर मिल गया। बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ लेंस ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना, इन फ्रंट ऑफ लेंस इसको कहेंगे। तो उसके भी केसेस में आपको दिखा ही देता हूँ, थोड़ा जल्दी हो गया है बट वो चाहिए। इसका मेन एक जो है, मैं आपको लेंस के लिए कॉनकेव का बता दूं, है ना, कॉनकेव बाकी ना, कॉनकेव का एक बता देता हूँ। ये हमारे पास कॉनकेव के लिए सेम F एंड C, आपका मन करे वहां पर रखो। ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसलिए डाइवर्ज करेगा, पर वो ऐसे डाइवर्ज हो कि ये इस तरफ वाला है, और दूसरा तो ऑप्टिकल सेंटर से जाना ही चाहिए। तो देखो यहाँ पर स्मॉल इमेज मिल गई ना, सेम जो उसमें थे उसी तरह से था। अब कैसे मैंने उसमें एक साथ सबको रखकर करवा दिया, समझाया था आपको, इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन C एंड F, स्मॉल आई। ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, इमेज बियॉन्ड C, लार्ज आई। ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड O, बिहाइंड द मिरर, सॉरी बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, इन फ्रंट ऑफ लेंस आया, है ना। ऑब्जेक्ट यहाँ पर एनी आ गया, पर इमेज हमारी यहाँ पर ही आएगी। जैसे उसमें था उसी तरह से यहाँ पर भी देखो, दो स्मॉल इमेजेस है और दो लार्ज इमेजेस है। दोनों में फर्क क्या है? ये रियल इन्वर्टेड, ये वर्चुअली इरेक्ट, ये रियल इन्वर्टेड, ये वर्चुअली इरेक्ट, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स भी देख सकते हैं। चलिए तो इसका न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन। यहाँ पर हमारे पास देखो सीधा बोल ही दिया है कि कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी दी है? 10, इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल। बेटा याद रखना, एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल के अंदर सीधा आपको ऑब्जेक्ट या इमेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। कई बार वो वॉल मतलब इमेज ही हुई, वॉल या स्क्रीन ऐसा वर्ड यूज करें, वो इमेज ही हुई, ठीक है ना, मतलब कि वो स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रही है, रियल इन्वर्टेड इमेज है, इस तरह से देख लेना है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जगह पर कैंडल या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, ट्री, इस तरह से कुछ भी कह सकते हैं। खैर, तो जैसे कि हमें पता है UVF लिख देते हैं अपन। ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड करना है। इमेज कितनी दी है हम लोगों को? 12 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस का केस तो पता ही है हम लोगों को, देखो अच्छी तरह से, फोकल लेंथ 10 है तो सेंटर कितना हो गया हमारे पास? 20 सेंटीमीटर, है ना। इसका मीनिंग है कि ये F, ये C, ये F, ये C, इमेज हमारी अच्छी तरह से देखो 10 और 20 के बीच में, इमेज बिटवीन C एंड F। इमेज बिटवीन C एंड F कब हो सकती है? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C। सब कुछ पता चल गया, साइन रख सकते हैं U, V एंड F C। U ऑलवेज नेगेटिव, V सामने की ओर है पॉजिटिव, फोकल लेंथ अपन सामने वाली ही यूज करते हैं तो पॉजिटिव। बस कुछ नहीं, न्यूमेरिकल गिन लो, 1/f इज इक्वल टू 1/v। लेंथ फॉर्मूला में माइनस लगता है 1/v।
साइन कन्वेक्शन के साथ वैल्यूज पुटअप कर दो, 1/f, f कितना दिया है 10, कैसा है पॉजिटिव, 1/10 इज इक्वल टू 1/v कितना दिया है 12, सामने की ओर ही है +12 माइनस 1/u। u की वैल्यू मतलब u में साइन क्यों नहीं रखी, साइन तभी रखते हैं जब हम वैल्यू पुटअप करें। इसका जो आंसर आएगा ना वो हमें नेगेटिव देगा, देखना कुछ नहीं, u को इस तरफ ले लो, 10 को इस तरफ, 1/u इज इक्वल टू क्या करेंगे 1/12 माइनस 1/10, 1/u is equals to 10 minus 12 upon 120, u is equals to 120, मतलब उल्टा कर दिया और यहाँ पर -2, कितना आंसर आ गया हमारा, u is equals to -60 सेंटीमीटर। देखो सीधा आंसर आ गया और नेगेटिव साइन बता भी रही है, ऑलरेडी आपको पता ही था कि आंसर कैसे आने वाला है ना। तो बस इस तरह से इन सारी चीजों की कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चा मैग्निफिकेशन हम लोग किस तरह से देखेंगे, मान लो कि ये मेरे पास एक केस है, ये कॉनकेव का, ये एफ ये सी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा, इस तरफ गया, है ना, ये एफ से लिया, आप सी वाले केस से भी ले सकते हो, ये हमारे पास इमेज बनी, ठीक है। मैग्निफिकेशन तीन तरह का, मैग्निफिकेशन ये बताता है वो -v/u का रेशियो होता है, ठीक है ना, v/u का रेशियो होता है माइनस के अंदर, ये चीज याद रखना। अब v/u है या h'/h है, जैसे कि मैंने बोला था हाइट का रेशियो या डिस्टेंस का रेशियो सेम ही होता है, ठीक है, बट ऊपर इमेज नीचे ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब मान लो आपको इमेज दे दी 20 और ऑब्जेक्ट दे दिया 10, आपका मैग्निफिकेशन कितना आ गया 2, मतलब अगर आपका मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 1 है मतलब सेम साइज है, अगर आपका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है मतलब कि इमेज आपकी स्मॉल है, और आपका मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 है मतलब कि लार्ज है, इमेज कैसी है, लार्ज है। ये चीज देखिए, अब यहाँ पर देखो 2 आया मतलब इमेज लार्ज है कि नहीं, मैग्निफिकेशन 1 से छोटा मतलब इमेज छोटी। अब मैग्निफिकेशन में दूसरा क्या होता है, मैग्निफिकेशन हाइट के जरिए फाइंड करने नहीं जाते, एक चीज याद रखना, मैग्निफिकेशन के आगे भी साइन लगती है। मान लो आपका मैग्निफिकेशन आया -2, तो माइनस को मत देखो, 2 को देखो, 2 लार्ज है, 1 से बड़ा है मतलब इमेज कैसी है, लार्ज है। माइनस की साइन ये बता रही है कि इमेज उल्टी है, नीचे है, समझ में आ गया, ये चीज याद रखना। इसका मैग्निफिकेशन कितना होता है, -2 होता है। मान लो कि ऐसे आया, मैग्निफिकेशन है हमारे पास +0.5, इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग प्लस की साइन की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पर 0.5 का मीनिंग क्या है कि इमेज कैसी है, स्मॉल है, स्मॉल है, प्लस मतलब ऊपर है। तो बच्चा इससे सीधा पता चल जाता है केस कौन सा है, स्मॉल, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, कौन सा केस है, सीधा हम लोगों को पता चल जाता है, ये चीजें याद रखना, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ एक मैग्निफिकेशन लिखता हूँ, देखो मैग्निफिकेशन लिखा मैंने 4, मैग्निफिकेशन -2.5, मैग्निफिकेशन -0.8। ये 4 का मीनिंग क्या हुआ, +4 हुआ, 4 का मीनिंग क्या है, लार्ज है, और प्लस का मीनिंग क्या है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, काम खत्म, सीधी है। ये पहले नंबर देखो कैसी है, लार्ज है, और माइनस का मीनिंग क्या हुआ, ये रियल एंड इन्वर्टेड है, काम खत्म हो गया। ये मैग्निफिकेशन ये कैसा है, स्मॉल है, और माइनस की साइन कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, सीधा केस पता चल जाता है मैग्निफिकेशन से, ठीक है। तो इस तरह से अपन सीधा मैग्निफिकेशन कर सकते हैं, पर गलती से भी कभी पावर और मैग्निफिकेशन में कंफ्यूज मत होना। पावर सिर्फ लेंस के लिए होता है और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, बट ये सेंटीमीटर में इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे 100/f, ये चीज याद रखना। मान लो आपको फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की है तो पॉजिटिव होती है तो पावर भी पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव तो पावर भी नेगेटिव होगा। मान लो 20 है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया -20, कितना आंसर आ गया हमारे पास, -5। पावर का यूनिट होता है डायोप्टर, ये चीज याद रख लेना, जो हम नंबर बोलते हैं ना, आंखों के नंबर, वो इसी तरह से होते हैं, माइनस मतलब कॉनकेव, 5 नंबर है हमारे पास डायोप्टर के अंदर। तो आई होप कि इतनी चीज पता चल गई होगी, तो मेजोरिटी सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कर लिया, ठीक है ना। इतनी चीजों का रिवीजन करो, बाकी कोई चीज नहीं चाहिए, खास करके केसेस करना, केसेस के न्यूमेरिकल के ऊपर ज्यादा फोकस करना। अब मान लीजिए लाइट जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो बैंड होगी रिफ्रैक्शन के अंदर, हमें पता है। ये मीडियम मान लो एयर है और ये क्या है हमारे पास, ग्लास है, ठीक है। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो होती है 1, ग्लास की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है हमारे पास 1.5। ये कैसे आया, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत पूछते हैं, मैंने फॉर्मूला दिया था, जो हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन करते हैं, sin of I upon sin of R gives us constant, and this constant is called refractive index। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज कौन से मीडियम की होती है, सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम।
रिफ्रैक्शन कौन सा मीडियम की वजह से हुआ? सेकेंड मीडियम की वजह से हुआ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसकी होती है? ग्लास की। अगर इस केस में देख ले तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू म्यू ग्लास अपॉन म्यू एयर। इस तरह से करेंगे। मैंने सिखाया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितनी ज्यादा उसमें लाइट की स्पीड उतनी कम। देखिए ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो ग्लास में लाइट की स्पीड बहुत कम हो जाती है, इसलिए वो टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी ना। ठीक है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो लिखेंगे कैसे इसको? वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक है, इस तरह से कर देंगे। अब मैंने आप लोगों को तो वेलोसिटी इन एयर एंड ग्लास याद रखवाई ही है, तो हम डायरेक्टली इस चीज को कर सकते हैं। देखिए वेलोसिटी इन एयर कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ एंड इन ग्लास कितनी होती है? 2 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ 10⁸ गया 3 अपॉन तो कितना हो गया? 1.5। इस तरह से न्यूमेरिकल कर लेंगे। मान लो आपको बोला कि फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, वेलोसिटी में क्या लिख लेंगे? वेलोसिटी इन एयर अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। बस इस तरह से फॉर्मुलाइज कर देना है और जो भी चीज फाइंड करने को बोले वो कर देनी है। एयर में स्पीड कितनी? 3 इंटू 10⁸। ग्लास के अंदर स्पीड कितनी होती है? 1.25 इंटू 10⁸। सॉल्व करो, सीधा आंसर 1.33 आ गया, है ना। हर बार इसी तरह से नहीं पूछ सकते, किसी के भी रिस्पेक्ट में कुछ भी पूछे तो हम लोगों को ये न्यूमेरिकल्स जो है वो आ जाने चाहिए। बस सिंपली फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। मान लो आपको पूछ लिया ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वेलोसिटी में क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी इन ग्लास। बाद में वैल्यूज पुट अप कर दो, काम खत्म हो गया आपका, है ना। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जो मैंने केसेस नहीं करवाए, आपको ऑन सी वाला केस शायद याद हो, नहीं करवाए। वो ऑन सी वाला केस किस तरह से करना होता है बेटा? अगर ये हमारे पास मिरर है, ये इस तरह से ये जा रहा है, हम ऑन सी वाले केसेस किस तरह से करते हैं? ये मिरर, ये फोकस, ये सेंटर, ये ऑब्जेक्ट ऑन सी। बेटा ये इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ये हर बार ऑन सी पर आएगा नहीं, तो सेट करना सीखो। ये हमारे पास मिरर है ना, ये पहले इस तरह से रेक्टेंगल बना लो, इस तरह से क्रॉस बना लो, ये बना लिया एफ, ये बना लिया सी, ऑब्जेक्ट ऊपर इमेज नीचे, बन गया ऑन सी। तो ऑन सी सेम साइज, समझ में आया। लेंसेज के अंदर कैसे बनाना है? ये लेंस है हमारे पास, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर इमेज बनाओ, पैरेलल जाकर उसको जोड़ दो, फिर यहां से इस तरफ जोड़ दो, बाद में नाम दो एफ सी ओ एफ सी, इस तरह से। आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। बात करते हैं मैग्निफिकेशन की, एंड इसमें तो खैर पावर भी होता है, इसमें पावर नहीं होता। मैग्निफिकेशन बच्चा ऊपर नीचे देखना होता है। कैसे ऊपर नीचे देखना है, मैं वापस जो है आप लोगों को बता देता हूं। मैग्निफिकेशन किस तरह से देखेंगे? जस्ट अ मिनट। हाँ, अब बच्चा मैं लाइट एंड आई दोनों चैप्टर को एक साथ मर्ज करके ही ऑलवेज समझाता हूं। यहां पर मैं आई की डिफेक्ट्स एंड रेमेडीज के बारे में सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, बाकी मेनली सारी चीजें जो है यहाँ पर दोनों को मैं ले लेता हूं। ये तो खैर लाइट चैप्टर में ही आ जाता है, बाकी ये सारे फिनोमिना जो है हमारे पास आई चैप्टर में आते हैं। तो दोनों को मर्ज करके देखो, दोनों चैप्टर आपके हो जाएंगे, सिर्फ आई की डिफेक्ट एंड रेमेडीज यहाँ पर नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों को देखना है वो है ग्लास स्लैब में से रिफ्रैक्शन। ये बहुत पूछा जाता है बेटा, ठीक है ना। ग्लास स्लैब में से ये देखो, ये नॉर्मल बनाया है, ये इंसिडेंट रे, दिस इज एक्सटेंडेड इंसिडेंस रे। अगर ना होता तो सीधे सीधे जाता, आपको कंपलसरी एक्सटेंडेड इंसिडेंस रे बनाना है। अब एयर में से ग्लास में गया, डेंसर मीडियम में गया, तो देखो टूवर्ड्स दी नॉर्मल गया, ये इस तरफ, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जहां पर टच हुआ वहां पर वापस नॉर्मल बनाया, और नाउ ग्लास टू एयर, सो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, इस तरफ। ये क्या हो गई हमारे पास? lateral displacement। याद रखना, what is lateral displacement? It is the displacement between extended incidence ray and emergent ray। ये चीज याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है। अब ग्लास स्लैब के बाद ये चीज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस चीज के लिए करवाई? क्योंकि रेनबो फॉर्मेशन के अंदर ड्रॉपलेट्स के अंदर जो हमारे पास रे जाता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्ट करता है, उसके बाद रेनबो फॉर्मेशन होता है, उन सारी चीजों के लिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए। क्रिटिकल एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाता है? 90 डिग्री। एंड अबो क्रिटिकल एंगल आई इज इक्वल टू सी है यहाँ पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल तो क्या हो जाता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हमें पता है कि डायमंड जो है वो शाइन करना, साथ साथ में ये ऑप्टिक फाइबर के अंदर यूज होना, तो ये सारी चीजें देखना। दूसरी चीज है हमारे पास रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए हमारे पास, कि रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ वाला कॉन्सेप्ट, कि ये एक्चुअल डेप्थ है रियल डेप्थ, और ये इतना ऊपर दिखा तो ये हो गई उसकी शिफ्ट, ये उसकी अपरेंट डेप्थ, और ये टोटल उसकी रियल डेप्थ। ये रियल डेप्थ, ये अपरेंट डेप्थ, और ये हो गई उसकी शिफ्ट, है ना।
इसी के ऊपर से यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आते हैं, ठीक है, कि अर्ली सनराइज किस तरह से दिखता है, क्योंकि ये लाइट गई, ये नॉर्मल है हमारे पास, अब नॉर्मल है तो रेरर टू डेंसर गई तो टूवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ी, इसकी वजह से वो लाइट जो है वो थोड़ा सा वो मुड़ने की वजह से सन जो है थोड़ा ऊपर की ओर दिखता है। और फाइनली रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, जिसमें से हमारे पास कलर बनते हैं। ये चीज़ याद रखना, ये फिगर सिर्फ कलर दिखाने के लिए है, ठीक है। मेनली हम लोगों को मोनोक्रोमेटिक लाइट आए तो हम लोगों को पता है कि कैसे फिगर ड्रॉ करनी है। ये नॉर्मल, ये एक्सटेंडेड इंसिडेंट रे, ये इस तरह से गया, और ये नीचे की ओर सारे रेस जाने चाहिए, बस इस तरह से ये देखना मत भूलना, ठीक है, सातों के सातों कलर। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होने ही चाहिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के न्यूमेरिकल्स की फाइनली।